आसमानी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। वफाकी हुकूमत खान साहब नाअहली की सजा अवाम को दे रहे हैं, अवाम भुगत रही है। महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। मालम जबा केस अहम केस था जिसमें परवेज खटक साहब को क्लीन चिट मिल गई है। मुल्क के अंदर बेचैनी है, अफरा तफरी है मुल्क के अंदर। इस हुकूमत आने से तारीखी महंगाई, बेरोजगारी इस मुल्क के अंदर है। अचानक हम तो कभी सुनते थे किसी भी महीने की पहली तारीख पे पेट्रोल बढ़ता था, अब तो महीने के 3-3 दफा महीने के अंदर ये पेट्रोल बढ़ रहा है। बहरान बढ़ रहा है। वजह क्या है? नाअहल हुक्मरान है, ना तजुर्बेगार है। चीनी का बहरान, अगर चीनी का सवाल किया जाए इन हुक्मरानों से तो कहते हैं सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर चीनी का बहरान है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है हिरा तैयब साहिबा, सीईओ हैं, तज्जिया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और बड़ा अच्छा जबरदस्त तज्जिया करती हैं और मेरे स्टूडियो में है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, आप खुद एक बिजनेस वूमन है, आपका तज्जिया है और आप चीजों को देख रही हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है, क्या कहेंगे? जिस तरह हर इंसान पाकिस्तान में रहते हुए इस वक्त परेशान है, तो मेरा भी कुछ हाल वैसे ही है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ नॉर्मल पाकिस्तान में रहने वाले इंसान की तरह। और मेरी तो शायद मुश्किलात और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक औरत होके बिजनेस को देखना, चलाना, तो वो तो डबल प्रॉब्लम्स से हम गुजरते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरी ये बात से जितनी खवातीन आपका प्रोग्राम देख रही हैं वो इससे एग्री करेंगी, वो चाहे नौकरी पेशा हैं या कोई अपना बिजनेस रन करती हैं, हम बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं इस चीज के, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से आपको पता है कि एज अ बिजनेस वूमन आज के दौर में बिजनेस करना कितना मुश्किल हो गया है। जब हालात ये हो, गवर्नमेंट बार बार कोविड के पीछे छुप रही है कि कोविड की वजह से मैशत ऐसी हुई है, क्या वाकई आप भी समझती हैं? कोविड का कुछ हद तक था इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पे, बट उसके अलावा जिन चीजों पे कोविड का इम्पैक्ट नहीं था उसमें भी बेहतरी तो कहीं नहीं हम देख रहे। बैड गवर्नेंस हर बंदे को नजर आ रही है। जैसे हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आप मुझे बताएं कि आम पाकिस्तानी का सरवाइव करना कितना पॉसिबल रह गया यहाँ? आपको कह रही है कि ये 3 साल का अरसा आपके सामने गुजरा। पिछली गवर्नमेंट साहब के सामने थी, पीटीआई की, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। वो बेहतर गवर्नमेंट थी इनसे, वो हालात बेहतर थे इनसे। जो हम अगर देखें आज की गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली पिछली गवर्नमेंट बेहतर थी इस गवर्नमेंट से। ये मेरा कहना नहीं, आई थिंक हर पाकिस्तानी का कहना है जो कि एक मैंडेट के साथ इस मौजूदा गवर्नमेंट को लेके आए हैं। बट स्टिल हम बहुत होपलेस हैं और बहुत मुश्किल से इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने मायूस किया है अवाम को, डेफिनेटली जो उम्मीद थी, जो ख्वाब दिखाया था। हमें कुछ जरूरी नहीं है, एक दिन में नहीं चीजें बदली जाती, एक दिन में काया नहीं पलटी जाती, पर 10% बेहतरी, 20% बेहतरी, कोई तो बेहतरी की किरण नजर आए अब हमें। 3 साल का 2 साल आगे कोई सिमत, कोई डायरेक्शन, कोई बेहतरी नजर आ रही या बदतर हालात? पेट्रोल बढ़ जाता है, हर चीज महंगी हो जाती है, क्या? मेरा ख्याल है कि आप खुद इस चीज से गुजर रहे हो और उस चीज को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। यही सवाल अगर आप अपने ऊपर रख के सोचें कि क्या हालात चल रहे हैं हमारे, हम एक एक चीज के लिए 100 दफा सोचते हैं। आम बंदे को चीनी नहीं मिल रही है, सब्जियों की प्राइसेस हैं, हाथ नहीं लग रहा। एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी किस तरफ जा रहे हैं हम? हमारे लिए बेसिक्स पूरी करना मुश्किल हो गया। हमारे माशरे के अंदर खवातीन एंटरप्रेन्योर वैसे ही बहुत मुश्किल में है, बहुत से मसाइल होते हैं। इस कोविड के आने के बाद और माशी तकलीफ बढ़ी और इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो आपके सामने, अब बिजनेस करना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। आप देखें, जो बिजनेस करता है वो टोटल अपने फंड्स पे स्टैब्लिश करता है। हमारे पास कोई माइक्रो फाइनेंसिंग का जरिया नहीं है कि अगर कोई खवातीन कोई चीज लेके आना चाह रही है, खवातीन क्या, कोई भी यंग जनरेशन है, कोई भी इंसान अगर आगे आके काम करना चाह रहा है, हमारे पास कोई माइक्रो फाइनेंसिंग का सिस्टम नहीं है जो कि इजीली अप्रोचेबल हो। उसमें अगर कोई लेने जाता है, कोई माइक्रो फाइनेंस के लिए आपको लोन लेने जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाती हैं कि वो इंसान ऑलरेडी पीछे हट के बैठ जाता है, उसका सारा मिशन ही खत्म हो जाता है जो वो करना चाहता है जिंदगी के साथ। तो चीजें तो बहुत मुश्किल है। ये गवर्नमेंट करी तो हम तो मैशियत बेहतर कर रहे हैं, मैशियत बेहतर। आप मुझे एक बात मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कहूंगी, एहसास रिलीफ फंड है,
उधर से एक अच्छा इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया और अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप मुझे बताएं इधर जिस तरह से प्राइस हाइक हो रही है पेट्रोल की, उस एहसास फंड का क्या फायदा है जब हम चीजें किसी तरफ बेहतरी, अगर वहां से कोई रिलीफ मिल रहा है एक आम आदमी को, तो पेट्रोल प्राइस इतनी ऊपर जा रही है कि वो तो बैलेंस हो रहा है, मतलब हमें रिलीफ तो किसी साइड से नहीं मिल रहा। वो एहसास फंड का एक किस्म का आप समझ लें कि हमें एक वो दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। भैया मेरे साथ एक्यू खलील साहब है, माहिर मैशियात हैं, एक्सपर्ट हैं। एक्यू साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी। सर मेरे साथ सीईओ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हिरात तैयब साहिबा, वो भी आपको सलाम कह रही हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर किस तरह देख रहे हैं इकोनॉमी को? पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह बढ़ी है, महंगाई आपके सामने, बिजनेसेस आपके सामने, 3 साल का अरसा आपके सामने, किस तरफ हम जा रहे हैं? किस तरफ हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम उसी तरफ जा रहे हैं जहां हमें ले जाया जा रहा है। बात असल में ये मेरे भाई कि आपको पता है एक जमाने में जब महंगाई होती थी तो हुक्मरान जो है वो बेईमान होते थे। अब जमाना चेंज हो गया, अब नया पाकिस्तान आ गया। अब आलमी सतह पे महंगाई होती है तो हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। बात यह है कि ये जितनी भी इकोनॉमी पॉलिसी है ना हमारी, इस वक्त दुनिया में जो भी सूरत हाल है कोविड के बाद, उसका ये एक नतीजा है कि इस वक्त क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के इश्यूज अपनी जगह हैं, ऑयल की प्राइस अपनी जगह है, और हम जैसे तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनके मसाइल अपनी जगह हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी महंगाई की वजह में बहुत सारा हमारे अमाल का अमल दखल है, बहुत सारा इंटरनेशनल हालात का दखल है। अगर प्राइस $40 बैरल से 80 और 82 की तरफ आई है तो एक जमाने में सस्ती LNG भी मिल रही थी और ऑयल भी मिल रहा था, उस वक्त हमने बचतें नहीं की। उस वक्त हम इल्जामात की सियासत करते रहे और नतीजा ये है कि अब हमें जब ज्यादा महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं तो उसका असर जो है वो ये कहा जाता है कि माजी की हुकूमतों की वजह से हम पे ये असरात आ रहे हैं। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पिछली जुलाई में तकरीबन 10.9% महंगाई से वापस जो है वो 8.5% पे लाई गई थी? तो इसका मतलब है कि अगर हुकूमत चाहे तो आज भी जब 11 और 12% की तरफ हम सफर कर रहे हैं तो इस डिजिट को हम नीचे ला सकते हैं। लेकिन हमारे जो वजीर खजाना हैं या हमारे जो एक स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो इस वक्त ये बयान दे रहे हैं कि डॉलर को स्ट्रांग करने के अंदर जो भी अवामिल हों उसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे कितना असर पड़ रहा है। पाकिस्तान में होने वाली जो एक्सपोर्ट है उसका 60% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। सही। अगर मैं कोई चीज महंगी खरीद के कोई चीज प्रोड्यूस करूंगा तो लाजमी तौर पर मैं अनकम्पिटिटिव हो जाऊंगा, जिसके नतीजे में बहुत से मसाइल हमें पैदा हो रहे हैं। दूसरा एक अहम इशू ये है कि इस ऑयल की वजह से नहीं बल्कि इससे पहले से जो रेट है वो इस कदर बढ़ गया है कि 300-400% उसमें इजाफा हो गया है। तो एक तरफ तो हम डॉलर के स्ट्रांग होने से अपने रॉ मटेरियल को महंगा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि जो सूरत हाल है उसमें फ्रेट महंगा होने की वजह से एक मजीद बार जो आया और हम दूसरे ममालिक के मुकाबले में अनकम्पिटिटिव हो रहे हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट के गिरने का भी खदशा है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बंद होने का खतरा है और जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है इसमें खाने पीने की अशिया, फूड आइटम, फूड सिक्योरिटी को भी खदशा है। लिहाजा ये एक साथ नहीं, कई करप्शन के इश्यूज हैं। चीनी जो हम 70-80 रुपए 90 रुपए से 150 पे ले आए हैं, इस पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, हमारी बेड गवर्नेंस है, इसमें IMF का कहीं रोल नहीं है। तो मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि चाहे सूबाई हुकूमतें हों, क्योंकि ये कहा जाता है कि सूबाई हुकूमतें महंगाई की जिम्मेदार हैं, मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत हो, आवाम के लिए वो सब हुकूमतें हैं। उनको इस वक्त गरीब का जीना और अमीर का जीना दूभर हो चुका है और हुकूमत अगर इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती, सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाने से 5-10% मामला हल नहीं होंगे। आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इफरात ज़र जो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा और इस मामले में SOS सूरत हाल है और हुकूमत को दिखाना होगा कि उन्होंने अपने इकोनॉमिक ऑर्डर को किस तरह सही करना है। खलील साहब, वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड एशियन बैंक हो, सब आपके सामने। आपका 3 साल के अंदर रुपये डीवैल्यू हुआ है 40%
और बांग्लादेश का जो पैसा टका है वो हुआ है 3%, 4%, और इंडिया का जो हुआ है वो 16% हुआ है। सर 3 साल के अरसे में सबसे बड़ा झटका तो ये आया। दूसरा, सबसे बड़ी खित्ते के अंदर महंगाई है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, मानते नहीं है कि नहीं, इस तरह नहीं है। आप बिला वजह गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हर गवर्नमेंट यही कहेगी, हमेशा कभी नहीं कहेगी कि इसमें हमारी कोई गलती है या हमारी कोई पॉलिसी की गलती है या हमारा मामला। लेकिन आपने जो हवाला दिया बांग्लादेश इंडिया का, मैं थोड़ी सी यहाँ पर के सामने ये बात करूंगा कि जो हमारी डॉलर, हमारी जो करेंसी हमारी जो मजबूत होती, और अगर हम थोड़ा सा कहीं उस पर प्लान कर लेते प्रॉपर टाइम में, जैसे हम 152 पे काफी अरसे खड़े रहे, तो हमारी जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो थी वो कम होनी थी, महंगाई उसके नतीजे में कुदरती तौर पे कम होनी थी। हमारे जो इक़दामात हैं, जो हमारी गवर्नमेंट माने ना माने, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना इज्तिमाई तौर पे इकोनॉमिक मेजर्स के फेलियर से हुआ। आप ये देखें कि हमारे यहाँ अभी ये मसला आया नहीं, सर्दी आई नहीं और गैस के इशू हो गए, इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, इंडस्ट्री की गैस उन्होंने बंद कर दी। जब आप पैदावार नहीं करेंगे तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी के अलावा जब प्रोडक्शन नहीं मिलेगी तो महंगाई होगी, सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज भी पैदा होंगे, और उसके नतीजे में जब हम जो इक़दामात की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप शोर मचा रहे हैं, आप हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो हमें हुकूमत से तो दरख्वास्त करनी है कि आप अपनी पॉलिसी में स्टेक होल्डर्स के जो मामलात हैं उनको स्टेक होल्डर के साथ बैठ के करें, सुना जाए। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम बड़ा लिमिटेड है सर, बड़ी मेहरबानी है कि खलील, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया और अपना तज्जिया दिया। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। इराद तैयब साहब मेरे साथ तज्जिया निगार हैं और इकोनॉमिस्ट हैं और सीईओ हैं अपनी कंपनी की, मेरे साथ हैं स्टूडियो में। ब्रेक के बाद उनके साथ डिस्कस। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, मसाइल आपके सामने, एक बड़ा अहम वाकया जो आपकी नजरों से गुजरा वो भी आपके सामने। नाज़िम जोकी साहब के साथ जिस तरह कत्ल किया गया, बड़ा अफसोसनाक वाकया, बड़ा शर्मनाक वाकया। एक एमपी है उनमें उसमें मुलविस थे और वो उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। पूरे सिंध के अंदर एहतजाज, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज, हर जगह इसके ऊपर एक तनकीद की जा रही है। और मेरे साथ स्टूडियो में मैं जिस तरह आप कह रही हैं, एक तो ये महंगाई हो गई, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, सोल्यूशन किस तरह इसको रोका जाए जिस स्पीड से चीजें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? मीर साहब, अब हर कोई तो रो रहा है महंगाई का रोना। महंगाई को अब कंट्रोल करना, एक बेलगाम घोड़े को काबू में लाना, वो भी तो अब जरूरी है। अब सिर्फ रोने धोने से तो काम नहीं चलेगा। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बात करूंगी कि हमें अब अपनी नई जनरेशन को इस तरह की तालीम की तरफ लेके आना है जिसपे वो अपने लिए खुद कमाई का सबब बन सके, बजाय कि हम लोग हर वक्त सोचते हैं अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट है और ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को स्किल करने की कोशिश करें। स्किल्ड एजुकेशन का इतना बड़ा फुकदान है हमारे मुल्क में, और मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि अगर बहुत सारी चीज़ें खराबी की तरफ, बट क्योंकि आप कहते हैं कि हम नई नौजवान नस्ल की आवाज़ हैं, तो प्लीज़ उनके लिए कुछ ऐसे इदारे बनाएं जहाँ पे वो स्किल सीख सकें, स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, ताकि अगर नौकरियां नहीं भी हैं हमारे पास तो हम खुद अपने आप के लिए कोई कमा सकें, अपने पास कोई हुनर हो हमारे हाथ में जिससे हम अपने लिए कोई जरिया मौश कमा सकें। आपको लग रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट की आपके सामने इतनी चीजें प्रायोरिटी क्यों नहीं रही? एक स्किल के लोगों को स्किलफुल किया जाए, पूरी दुनिया के अंदर स्किल्ड। पेपर डिग्री कौन नहीं पूछता? आपको पता है आपको आता क्या है? आप अगर इससे आप लाहौर, कराची बड़ा शहर, आप किसी से भी पूछेंगे कि आपके पास डिग्री क्या है और डिग्री वाले लाइन लग जाएगी। स्किल बंदा आपको नहीं मिलेगा, स्किल नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस आप पूछेंगे आपका क्या, हम तो अभी रॉ हैं, अब उनको कोई लेना पसंद नहीं करता। एक ये चीज प्रायोरिटी क्यों नहीं है गवर्नमेंट की? एक एजुकेशन प्रायोरिटी क्यों नहीं है? दो ये बड़ी अहम है, हेल्थ अभी तक प्रायोरिटी गवर्नमेंट की नहीं रही। मुल्की लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तवज्जो क्यों नहीं? आप एक आम इंसान का, एक इंसान जो नहीं अफोर्ड कर सकता हेल्थ केयर, एक इंसान जो हमारे
اچھی کلاس سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے لیے ہیلتھ کے اوپر خرچنا بہت مشکل ہے، پرائیویٹلی بہت مشکل ہے، بٹ آپ گورنمنٹ ہسپتال جا کے دیکھیں وہاں پہ کوئی حالات نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ دوبارہ جانا پسند کریں گے. تو یہ ٹاپ پرائیورٹی تو صرف اس گورنمنٹ کی نہیں، پچھلی گورنمنٹس کی بھی. ہیلتھ کے اوپر کام بالکل بھی نہیں ہوا. ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ دو چیزیں جو ہماری پچھلی سب گورنمنٹس اور سمیت اس گورنمنٹ کے کام کے اس حوالے سے کام نہیں کرنا چاہتے. ہمیں شاید وہ مفروض رکھنا چاہتے ہیں، شاید ہمارا دھیان ان چیزوں پہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہم گورنمنٹ کی گورننس پہ بات نہ کر سکیں، کہ ہم اپنے ہی پرابلمز میں پڑے رہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ والے ایشوز کے اندر. تو ہمیں شاید ایک مفلوج قوم بنانا چاہتے ہیں. تبدیلی کی حکومت بھی آ گئی. یہ بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کہتے ہیں ہاتھ ہو گیا لوگوں کے ساتھ. خواب دکھائے گئے سہانے لوگوں کو. بے شک دکھائے گئے لیکن آپ کے سامنے ہیں. آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم رہنے والے ہیں پاکستان میں، ہم کہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. اور سب چیزیں کیونکہ یہاں پر تو جو آتا ہے وہ حکومت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر پاکستان چھوڑ کے نکل جاتا ہے. ہم نے تو یہی رہنا ہے. بڑے سکینڈلز دیکھے، میڈیسنز کتنی بڑی ہیں آپ کو خود پتا ہے. آپ ایک ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بہن بھی ہیں. آپ میڈیسنز کتنی اس گورنمنٹ میں بڑی، آپ کے دور میں، اسی دور میں اتنی سپیڈ کے ساتھ کسی دور میں نہیں. چینی سکینڈل آپ کے سامنے ہے، اتنی بڑی حد سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. انکوائریز، یہ سب انکوائریز، ایکشن خود نہیں ہوا. جو انتقام ہو رہا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف ہو رہا تھا، پکڑ دھکڑ ان کے خلاف ہو رہی تھی. وہی جیلوں میں آنا جانا، کچھ بھی نہیں. میں ٹانگ دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں اندر کر دوں گا، میں اتنے پیسے باہر سے لے کر کچھ بھی تو نہیں ہوا. ایک ہمارے ملک کے اندر چور ہیں، آپ کو خود پتا ہے. ایک آپ بزنس وومن ہے، باہر کا بندہ جب سوچے گا اس ملک کے اندر کرپشن ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، کوئی تیار ہوگا. کوئی اگر میں بھی شاید باہر رہتی ہوں اور انویسٹمنٹ مجھے پاکستان لے کے آنی پڑے تو میں شاید نہیں لے کے آؤں گی. اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمارے اندر اس حد تک ناسور پھیل چکا ہوا ہے کہ ہم ڈس آنےسٹ قوم ہو گئے ہیں. آپ یہاں پہ ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ باہر سے کوئی پاکستان میں آ کے گورنمنٹ لیول پہ، لوکل لیول پہ ہم ایز اے ڈس آنےسٹ نیشن ہے جو کہ اپنی پرائرٹی سے ہٹ کے بالکل مطلب فوکس نہیں ہے. ہم اپنے کسی قسم کی پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے. اس ملک کے اندر جس طرح تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، جس طرح گیس، گرمیوں میں گیس نہیں، جس سے سردیوں میں تو اور مشکل ہوگا. جس مہنگائی سے تو ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی الٹیمیٹم تو دے دیا ہے، ٹیزر تو انہوں نے بتا دیا کہ گیس نہیں اویلیبل ہونی، تو گیٹ پریپیئرڈ فار اٹ. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہتے ہیں نا، گھبرائیں بھی نہیں، ہمیں گھبرانے بھی نہیں دیتے. یہ بڑی مشکل نہیں ہے. آپ گھبرانے بھی نہیں دیں اور صبر بھی کریں. صبر کا کارڈ بھی دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آگے قبر کا کارڈ بھی دے دیں گے. مطلب یہ چیزیں آپ سے پوچھی جا رہی ہیں نا. ہاں آپ خود پتا ہے آپ کو. تو مطلب 25,000 20,000 میں 25,000 میں تو سیلری لوگوں کی ہوتی بھی نہیں ہے. پرائیویٹ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے. یہ ساری چیزیں جو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا. مشکل کتنا ہے، گزارا ہو سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں. اب بس پھر مجھے تو جو میرا انالیسس ہے وہ تو یہی ہے کہ صبر بھی ایک حد تک ہوتا ہے. ہر تاریکی کے بعد ایک اجالا ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ اجالے کی کرن ہمیں جلد نظر آئے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ پھر وہی پچھلی گورنمنٹس اور پچھلی پارٹیاں اس ملک کو سنبھالیں گی. یہ ٹوٹل ناکام. I have summed up my point of view. روشنی کی کرن وہ جدھر سے بھی آئے، وہ پچھلی گورنمنٹ ہو یا کوئی نئی گورنمنٹ ہو، روشنی کی کرن لے کے آئے ہمارے. کچھ بھی نہیں بدلا نا، کچھ بھی نہیں بدلا. عوام کی قسمت میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا. سمجھے نا، یہ نئے لوگ تھے، نیا چہرہ تھا، ہر چیز تھی، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوئی. اور دوسرے واقعات کیسے ہوئے، مینار پاکستان کا واقعہ آپ کے سامنے، نور مقدم کے ساتھ واقعات کیسے ہوئے اس دور میں، اور جو ہائی وے کا واقعہ. جسٹس سسٹم تو ہمارا، میں آپ نے بہت ہی ٹچی پوائنٹ جو میرے دل کے بھی شاید بہت قریب ہے جو چھیڑا اس وقت. جسٹس سسٹم تو ہمارا، سوری ٹو سے آئی ایم سیئنگ اٹ آن دا ٹی وی کہ اٹ ہیز گون ڈاؤن دا ڈرین. آپ انصاف لینے جائیں، آپ جوتیاں پٹختے رہیں اپنی، انصاف ملنا بہت مشکل ہے. آپ کو مشکل کیا، ناممکن کا لفظ میں استعمال کروں گی. جسٹس انسروڈ از جسٹس ڈینائڈ. گورنمنٹ اپنے لیے تو آرڈیننس بھی آ جاتے ہیں، سب چیزیں آ جاتی ہیں، ریفارمز کیوں نہیں لاتے؟ میں بالکل اس لیول کی بات نہیں کری، میں آپ کو وہ تجزیہ بتا رہی ہوں جو کہ ایک عام انسان، میں نے دیکھی ہیں لوگوں کو رلتے خوار ہوتے کورٹس کے اندر انصاف مانگتے کئی سال تک نہیں ملتا. کوئی جسٹس سسٹم کو پہ تو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے. کیوں گورنمنٹ نہیں کر رہی؟ کیوں امیروں غریب کے لیے الگ الگ قانون ہے؟ ڈیفینیٹلی
اور اس کے علاوہ بھی آپ کا سسٹم اس حد تک مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے بھی ہیں، کوئی انسان فائٹ بھی کرنا چاہتا ہے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے یا اپنے لیے کوئی جسٹس مانگتا ہے، تو اس کو نہیں ملتا، اس کو اس حد تک پریشانی میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ بندہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. تو کس طرح ملک ترقی کرے گا جب معیشت بھی آپ کی نہیں ہو، ہیلتھ بھی آپ کی نہیں ہو، ایجوکیشن بھی آپ کی نہیں ہو، جسٹس سسٹم بھی نہیں ہو، تو قوم آگے کیسے بڑھے گی؟ انڈیویجول ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا پارٹ کنٹریبیوٹ کریں، اپنا پارٹ پلے کریں. جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے، اپنے آپ کو اسکل کریں. عورت ہمارا اتنا بڑا پرسنٹیج ہے ملک کا، اس عورت کو امپاور کریں. میں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم سے خدا کا واسطہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو گھر بٹھانا چھوڑ دیں. میک دیم یوزفل فار دا اکانومی اور گھر کے لیے. آپ دیکھیں جب گھر کا ہر انسان کچھ نہ کچھ کما کے ٹیبل پہ رکھے گا تو گھر کی اکانومی کے کیا حالات ہوں گے، اور کہاں ایک باپ یا ایک بھائی کما کے لائے گا اور 10 بیٹھ کے کھانے والے ہوں گے. تو بھول جائیں یہ سب چیزیں کہ عورت ہے، بیٹی ہے، باہر نہیں نکلنے دینا، ان کو نکلنے دیں. اس وقت شاید ہمارا یہی پارٹ ہے جو ہم اپنے ملک کے لیے پلے کر سکتے ہیں. کون رکاوٹ ہے کہ خاتون بااختیار نہیں بنے، روکا جا رہا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیا جائے؟ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ جنرل مائنڈ سیٹ ہے، بالکل ہے. آپ دیکھیں ابھی بھی کہ جو عورت نکل کے کام کرنا چاہتی ہے اس کے لیے اتنی مشکلات ہیں، ہراسمنٹ ہے اس کے لیے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. میں ایک عورت کے فٹ سٹیپس میں کھڑے ہو کے بتا سکتی ہوں کہ کتنا مشکل ہے عورت کے لیے سروائیو کرنا. اور میرا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ جو عورت بزنس کرتی ہے وہ شاید زیادہ امپاورڈ ہوتی ہے. جو عورت نوکری کرتی ہے وہ کس حد تک وہ اس ہراسمنٹ سے گزرتی ہے، اس سیکیورٹی ایشو سے گزرتی ہے، بیکاز وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو آئی ریکویسٹ آل دا فیمیلز فرام یور پلیٹ فارم کہ اپنے اوپر فوکس کریں، کچھ کریں، برنگ سم تھنگ ٹو دا ٹیبل، اپنے آپ کو اسکل کریں تاکہ آپ ڈیپینڈنٹ ہونا چھوڑیں. بریک کا ٹائم ہوا. اس ملک کے اندر کوئی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری نے جینا حرام کر دیا ہے. عوام جائے تو جائے کہاں؟ جس طرح پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف دسمبر میں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے رابطہ ہوا ہے، وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے مہنگائی مارچ ہوگا چاروں صوبوں کے اندر اور عوام چاہ رہی ہے. جس طرح ریلیف پیکیج کا اعلان کیا، اسی کے ساتھ ہی خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پیٹرول بڑھے گا، اور بڑھ گیا پیٹرول. اب ریلیف پیکیج کے ساتھ یہ تو تکلیف پیکیج تھا. جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، اتنی تکلیف عوام کیوں دی جا رہی ہے؟ عوام کو تکلیف دے کر معیشت بہتر کی جا رہی ہے یا گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہ عوام کو تکلیف دے کر، عوام کے اوپر جو بوجھ ڈال کے، پہلے ہی عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور معیشت کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور معیشت اس سے بہتر ہوگی. آپ کو کیا لگ رہا ہے بہتر کیسے ہوگی؟ جیسے بھی آپ کی بات ہی میں کنٹینیو کروں گی کہ کوئی ہمارے پاس کوئی پلان ہے؟ کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ ہمیں جو کچھ باتیں پرومس کی گئی تھیں اس میں سے تو کچھ بھی سامنے نہیں آیا. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے سیکیورٹی کے مسائل کا کیا تھا. سیکیورٹی کے مسائل تک نہیں آئے تو اکانومی کی گروتھ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے پاس فریڈم آف کمیونیکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ایکسپلوریشن نہیں ہے، ہمارے پاس انوویٹو نہیں ہے. ہم لوگ، ہماری اکانومی کیسے گرو کرے گی؟ یہ 3 فیکٹرز ہیں جس سے آپ کی اکانومی گرو کر سکتی ہے. آپ ہمارے عوام کے دماغ کو اس حد تک معاف کر دیا گیا ہے کہ وہ انوویٹو چیز کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ ایکسپلور ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اکانومی کو کس طرح گروتھ ملے گی؟ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ میں بڑا زبردست کام کیا ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے. اور نہیں تو ہماری اکانومی بہت بہتر ہو سکتی تھی، لیکن 1 سال کے لیے ہم نے بڑی اسٹرگل کی ہے کیونکہ 2 سال سے کووڈ تھا. کیا کہیں گے؟ کووڈ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں تو آپ کو پتا ہے بلیک اور وائٹ اور وائٹ اور بلیک کی وجہ سے بہت گروتھ ہوئی ہے. آپ میرے سے بہتر جانتے ہو اس چیز کو لے کے. تو گورنمنٹ اس کے پیچھے چھپ رہی ہے، اپنی نااہلی کو چھپا رہی ہے، اٹینشن ڈائیورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. کہ دیکھیں پچھلی گورنمنٹ، بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آج جو اکانومی کی حالت ہے
ये पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, पिछली साबका गवर्नमेंट्स ने ये सब कुछ मुल्क की सूरत हाल ऐसी कर दी। हम तो बेहतर करना चाह रहे थे, 3 साल का अरसा, फिर भी पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार। तो फिर ये हुकूमत में आने से पहले मालूम होना चाहिए था ना। आप फिर जब कंटेनर पे चढ़ के बड़े बड़े मुतालबात अपने करते थे और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते थे कि ऐसे कर दिया जाएगा, तो ये चीजें तो एनालिसिस उस वक्त यही बात मैंने जो कही है कि कोई प्लान नहीं है। सिर्फ बातों से तो इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी ना पाकिस्तान की। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी हुई है, हमारा हर छोटा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हर कुछ डाउन द ड्रेन चला गया, सिर्फ जैसे कि महंगाई का इस हद तक बड़ा जैन हमारे ऊपर आ गया है कि हमारी नीड्स बेसिक पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। 22 साल की खान साहब की जद्दोजहद, 3 साल ये, 25 साल उनको सियासत में आते हुए गया। बार बार कहते हैं मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, कोई भी सवाल करते हैं उनसे कहते हैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, मैं बड़ा ईमानदार हूं। उनसे पूछते हैं मैं महंगाई को, कहते हैं मैं ईमानदार हूं। मैं उनसे कहते हैं कि भाई मैशियत बेहतर है, मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। जवाब ये 11 लड़कों को टेम करना और 25 करोड़ आवाम को टेम करना बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। वर्ल्ड कप का कंपैरिजन आप स्टेट गवर्नेंस से तो नहीं कर सकते। मतलब आप कहते हैं सियासी मैदान में जो है ना वो नाकाम गए, खेल के मैदान में कामयाब गए। खेल के मैदान में कामयाब, और अभी तक स्टिल उनके फैन एग्जिस्ट करते हैं। फैन से, लेकिन इलेक्शन कैसे जीत के आए, इतना मैंडेट लेकर आए थे। उस पर आप हंस रही हैं, सिलेक्टेड हैं ये भी आप कहेंगे। नो कमेंट्स ऑन दैट। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारे पास मसाइल आपके सामने हैं। 2 साल गवर्नमेंट के रहते हैं, 3 साल गुजर चुके हैं, खवातीन के इशू भी बढ़ते जा रहे हैं। खवातीन के लिए भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस मुल्क के अंदर, तालीम भी महंगी हो गई, हेल्थ भी महंगी हो गई, क्या कहेंगी? फिर वही वाली बात है कि गवर्नमेंट से तो उम्मीद खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। मेरे साथ मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं डॉक्टर सोहराब खान सर की मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। डॉक्टर साहब, पूरे मुल्क के अंदर महंगाई ने जीना हराम कर दिया है, क्या कहें? पेट्रोल कहां तक पहुंच गया है, क्या हल है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हल तो यही है कि फिलफोर इस्तीफा दें इमरान खान साहब, और जितना जल्द हो सके फ्रेश इलेक्शन हो। आईनी और कानूनी तरीका तो यही है। बाकी जो सूरत हाल है आपके सामने, और लोग जो हैं बेचारे परेशान हैं, महंगाई इतनी हो गई है, अब तो सकत भी नहीं है। अब तो लोगों की इतनी भी ताकत नहीं रही कि वो मजदूरी छोड़ के या थोड़ा काम काज छोड़ के कोई आकर एहतजाज कर सकें, क्योंकि अगर एहतजाज के लिए एक दिन जाएंगे तो बेचारे घर के लिए कुछ नहीं कमा पाएंगे, और घर के लिए उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल हालात बहुत बुरे हैं मीर साहब। ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में अगर कोई सियासतदान होता, ऐसी सूरत हाल होती, तो अखलाकी तौर पे वो खुद ही छोड़ के चला जाता और कहता कि मेरे से मुल्क नहीं संभल रहा है। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले चीनी के लिए नोटिस लिया और कहा कि मैंने बरामद कराई है चीनी, और चीनी कम हो जाएगी। आपने देखा कि 40-50 रुपए महंगी हो गई। जिस चीज का नोटिस लेते हैं उल्टा वो चीज महंगी हो जाती है। उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर देखा है जो खुद तकरीर में पहले कहता है कि पेट्रोल महंगा करता हूँ, और फिर दूसरे दिन वो पेट्रोल महंगा। अब तो सूरत हाल ये है कि पहले 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा किया जाता था, अब तो 15 दिन भी नहीं रुकते, हफ्ते हफ्ते में पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब जो है ना ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई है, और एक ही रास्ता है कि इमरान खान जाए, मुल्क की जान छोड़े, ताकि कोई ऐसे और नुमाइंदे आए जो कि पब्लिक के नुमाइंदे हों, जिनको पता हो और जिनको हुकूमत करनी आती हो, जो बर वक्त फैसले करें। इसने तो बिल्कुल मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक ही वाहिद हल है कि इखलाकी तौर पर, नहीं तो अगर खुदा न खास्ता ये 1.5-2 साल और रह गया तो फिर और इतनी खराब सूरत हाल होगी कि फिर आगे आकर कोई इस मुल्क को संभाल भी नहीं सकेगा। अब मुझे तो लग रहा है, अल्लाह रहम करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सूरत हाल ऐसे जा रही है कि मुल्क जो है वो बैंक करप्ट की तरफ जा रहा है, ग्रे लिस्ट से नहीं निकला, और कोई इनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम, कोई निजाम नहीं है। अब इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं। कोई ये खुदा न खास्ता कोई एक छोटी टीम तो नहीं है उसको चलाना है, ये तो पूरा पाकिस्तान है, मुल्क है,
اور सुपर ताकत है, इसको अपना एटम बम है और इतना मजबूत मुल्क, और उसकी ये सूरत हाल इसने कर दी। पहले 70 साल में कभी ऐसी बुरी सूरत हाल नहीं थी और हमने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी। और सही डॉक्टर साहब, दूसरी चीज पीडीएम ने कह दिया है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान दिसंबर में, महंगाई मार्च भी करेंगे, क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी हिस्सा होने जा रही है, पीपल्स पार्टी? मेरे ख्याल में मीर साहब जो सूरत हाल है ना, हम तो ये मैं खुद आपके प्रोग्राम्स में आता रहता हूँ, पहले ये तबसरा कर रहे थे कि ये और थोड़ा इसको टाइम देंगे दूसरी पार्टियां इंक्लूडिंग नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन मैं इन दोनों पार्टियों को ये समझता हूँ अगर ये टाइम देंगे तो ये भी मतलब अच्छी बात नहीं है, फिर आगे पता नहीं क्या सूरत हाल हो। मेरे ख्याल में जितनी पार्टियां हैं जो अपोजिशन में हैं, आपको पता है कि शहबाज शरीफ ने भी बिलावल भुट्टो साहब से राब्ता किया है। जो पार्टियां हैं जो सूरत हाल है वो चाहते ना चाहते हुए भी उनको इकट्ठे होना पड़ेगा और इनको घर भेजना पड़ेगा। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, सेकंड जो है अभी बहुत कीमती है पाकिस्तान की बका के लिए। अब जो है सूरत हाल जो है वो मेरे ख्याल में पानी जो है सर से गुजर चुका है। अभी एक ही हालात जो हैं वो इमरजेंसी वाली सूरत हाल के हैं। इसमें यही हो सकता है अगर खुदा न खास्ता बगैर किसी लीडरशिप के कोई पार्टी ने लीड नहीं ली, कल को कोई आपको पता है कि ये लोग निकले तो फिर पता नहीं क्या होगा, कैसा इनकलाब आएगा, क्या सूरत हाल होगी, उसका क्या डायरेक्शन होगा, कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल में जितनी भी पार्टियां हैं उनको इस चीज का एहसास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और प्रेशर डेवलपमेंट करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इससे जान छुड़ाई जाए। अब मेरे ख्याल में सिर्फ अपोजिशन नहीं लेकिन 22 करोड़ जो हैं पूरे पाकिस्तान के लोग सब जो हैं वो परेशान हैं और अपनी जगह पे हालात कैसे भी हों, लेकिन जो महंगाई का जो तूफान इन्होंने खड़ा किया है और जो महंगाई इन्होंने की है उसकी पूरी आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में मेरे साहब मिसाल नहीं मिलती। तो जाहिर है ये ऐसी सूरत हाल में यही है कि इखलाकी तौर पे इमरान खान साहब को खुद ही ये कहना चाहिए कि ये मेरे से काम नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की मफाद में बेहतर ये है कि वो खुद स्टेप डाउन कर दें। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जिसके ऊपर आप भी अफसोस करेंगे, बड़ा दर्दनाक वाकया जो हुआ नाजिम जोखियो साहब को जिस तरह कत्ल किया गया, पूरा पाकिस्तान, पूरा सिंध सरापा एहतजाज बना, एक्शन भी लिया गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने अपने एमपीए के ऊपर एक्शन भी लिया, गिरफ्तार भी हुए, सब कुछ हुआ। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मीर साहब बिल्कुल, मैं ये वाकया हुआ है इस पे मैं मजम बहुत बड़ा बुरा हुआ है और हमारी जो है वो ट्रेडिशन, हमारी जो रस्म और रिवाज हैं वो इस जरूरत नहीं देते हैं। अब इत्तेफाक से मेरा है वो यहाँ पर कबायली सिस्टम है, मेरा भी उसी से ताल्लुक है। आपको पता है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी वो सरदार फैमिली से थे, लेकिन ये है कि एक माइंड सेट है, जो माइंड सेट के लोग जो इस तरह के हैं वो जो भी उनकी बिरादरी होती है, चाहे बिजनेसमैन हो या किसी भी बेफिक्र के लोग हों, अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो सब बदनाम होते हैं। अदरवाइज आपका भी खुद जो है ताल्लुक, आपको पता है कि आप भी अपने इलाके के बासर जो लोग हैं, सरदारी जो हैं, आपका भी उसी फैमिली से ताल्लुक है, लेकिन ये है कि आप की सोच जो है वो बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल हम जो है वो इस चीज के बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप भी बड़े पढ़े लिखे हैं, आप भी बड़े समझदार हैं, मैं आपको भी इसी हवाले से अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि आप इस इलाके से होकर बच्चों की तालीम, बच्चियों की तालीम के लिए बड़ी स्ट्रगल करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये अपनी जगह पे, लेकिन कारोकारी और यहाँ पर तशद्दुद करना, जब मैं सियासत में आया तो यहाँ पर पहले ये निजाम होता था, आपको पता है, आप मेरे इलाके से आपका ताल्लुक है, लोग जो है नीचे आकर बैठते थे, हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। एक भी आदमी जो भी हो
गांव का जो है ना, बड़ी हमारा मेहरबानी जो डॉक्टर हर साहब। किसान है वो भी हमारे साथ आकर बैठता है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी। मैडम आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, महंगाई बेरोजगारी ने एक तबाही में चाहिए, इसके साथ ही इजाजत। अल्लाह हाफिज।